आज हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सेकंड बुक भारत भौतिक पर्यावरण के तीसरे जो चैप्टर हैं अपवाह तंत्र, उसका हम लोग टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम लोग उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखना है, अपवाह और अफवाह दोनों में अंतर होता है। अफवाह जिसको र्यूमर बोला जाता है, यानी किसी के बारे में गलत बातें को उड़ाना। लेकिन अफवाह जो है, अफवाह का अर्थ है जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, स्वर्णरेखा नदी अपवाह तंत्र इत्यादि। समझ ले इसको फिगर के हिसाब से कि मान लेते हैं ये एक मुख्य नदी है, ये देख रहे हैं ये मुख्य नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, और ये पूरे क्षेत्र में यानी इस पूरे क्षेत्र के जो वर्षा जल है, अगर पूरा ये क्षेत्र हम देखें तो ये इसका पूरा क्षेत्र है। ये इस पूरे क्षेत्र के वर्षा जल को लेकर ये प्रवाहित हो रही है। ये मुख्य नदी है और ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नदी का प्रवाह दिशा ये है। तो ये जो प्रवाहित हो रही है ये पूरा क्षेत्र इसका अपवाह तंत्र कहलाएगा, यह अपवाह द्रोणी कहलाएगा। आगे देखें, जल ग्रहण या कैचमेंट जो है क्षेत्र एरिया क्या है। तो नदियाँ जितने क्षेत्र से जल प्राप्त करती है, यानी कि जो क्षेत्र उसका जल प्राप्त करती है, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अर्थात नदी द्रोणी ही नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, यानी कि जितने जो नदी द्रोणी है वो उसका जलग्रहण क्षेत्र है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल विभाजक क्या है। तो दो अपवाह द्रोणी या तंत्र को अलग करने वाले उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। भारत के प्रमुख जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट, अरावली और विंध्य पर्वत इत्यादि हैं। यहाँ समझ ले इसको, ये है नदी आ और ये है नदी बा। बीच में देख रहे हैं ये ऊंचा भूमि है। यहाँ पर इस भूमि में जो है इसके इधर जो भी बारिश हो रही है वो इस नदी में आ रही है, और इसके इधर देख रहे हैं जो बारिश हो रही है वो इसी नदी में आ रही है। तो ये जो बीच की भाग है इसी को हम लोग जल विभाजक कहते हैं। ये जो है दो नदी द्रोणी, ये एक नदी द्रोणी है और दूसरा नदी द्रोणी ये है। ये दोनों को क्या कर रही है, ये अलग कर रही है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी अपवाह तंत्र का वर्णन करें। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी भी गंगा नदी का है। अब यहाँ समझ लें कि लंबी और अपवाह द्रोणी क्या है ये। तो लंबाई देखें अगर, तो ये गंगा नदी है, वो यहाँ से निकलती है और यहाँ से आते हुए ये इस तरह से आके यहाँ सागर में ये मिल जाती है। तो ये जो लाइन ड्रॉ किए हम, ये इसकी लंबाई का है। तो ये लंबाई को सूचित करता है ये। जबकि अपवाह द्रोणी की बात करें तो ये पूरा जो नदी है गंगा का, ये जो क्षेत्र है अगर भारत में देखें तो ये गंगा नदी का अपवाह द्रोणी है। तो अपवाह द्रोणी और लंबाई दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई विक्टोरिया झील से निकलती है वो, और सीधे आके अगर नील नदी की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ठीक है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है और आके सीधे यहाँ पे भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो लंबाई इसकी अधिक है। जबकि सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी की बात करें तो वो अमेजन नदी की है। अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका में अगर देखें हम तो अमेजन नदी के जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे अधिक है। इतना ज़्यादा उसमें सहायक नदियां हैं कि अपवाह द्रोणी जो है उसकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपवाह द्रोणी और लंबाई दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है ये। अब गंगा नदी की प्रमुख विशेषताओं को देखें हम तो पहले उद्गम स्थल आते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद है।
ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि याद करने में बहुत ही आसानी हो। एग्जाम में आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना के लिखें, याद करने में आसानी होगी और मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। नामकरण देखें तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग के पास एक दूसरे से मिल जाती है तब इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगोत्री हिमत से जब निकलती है तो उसका नाम रहता है भागीरथी, लेकिन देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी उससे आके मिलती है तब इसका नाम गंगा कहलाता है। नेक्स्ट है मुहाना, यानी कि मुहाना का मतलब जहाँ नदी समाप्त होती है। तो गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। लंबाई देखें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अपवाह राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इसकी सहायक नदी के बारे में देखें तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद के पास गंगा से मिल जाती है, यानी गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद के पास है। इसके अलावा अन्य सहायक जो नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर इत्यादि है। विशेषताओं की बात करें तो हरिद्वार के पास पर्वत से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है, यानी हिमालय से उतरती और उत्तरी मैदान में आती है, वो हरिद्वार के पास आती है। भारत के महत्वपूर्ण शहर हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब जो है गंगा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ये जब बांग्लादेश पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भी आके वहाँ मिल जाती है। संयुक्त धारा को उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन का नाम इसका पड़ा है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। बंगाल टाइगर वगैरह ये सब यहाँ विशेष रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना का वर्णन करें। तो गंगा नदी को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक परियोजना चलाया गया। इसी परियोजना को नमामि गंगे परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना जून 2014 से शुरू किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्न है। क्या उद्देश्य है? तो गंगा नदी पर प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और गंगा नदी का संरक्षण एवं कायाकल्प को पूरा करना। नेक्स्ट है सिंधु नदी अपवाह तंत्र का वर्णन करें। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। ये अगर देखें हम, ये सिंधु नदी है, यहाँ पे तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है उसके पास से ये निकल रही है और ये यहाँ से प्रवाहित होते हुए, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, प्रवाहित होते हुए ये यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। ये देख रहे हैं हम लोग 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब आके यहाँ पे मीठानकोट के पास सिंधु से फिर ये मिल जाती है। ये बहते हुए आगे जाके अरब सागर में गिर जाती है ये नदियाँ। इसका देखिए हम पॉइंट बाय पॉइंट। तो उद्गम स्थल तो मानसरोवर के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ के बोखरचू से ये निकलती है। मुहाना इसका सिंधु नदी का मुहाना जो है अरब सागर है। लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में ये 1114 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियाँ तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जिसे पंचनद कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों के कारण भारत के एक राज्य का नाम पंजाब पड़ा है। यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि जब कोई भी नदी, ये एक नदी है, दूसरा नदी ये है, तो जब 2 नदियाँ प्रवाहित होती है तो इसका जो बीच का क्षेत्र होता है, ये इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। ठीक है, दोआब। अब चूंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं इसलिए इस क्षेत्र का जो है नाम पंजाब पड़ गया। चूंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं तो इसलिए पंजाब। प्रमुख विशेषता की बात करें तो लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। ये गिलगित के पास जो है गॉर्ज का निर्माण करती है। हम लोग गॉर्ज सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नदियाँ जो है भी घाटी बनाती है, भी घाटी को और अधिक गहरी करती है तो उसको गॉर्ज कहलाते हैं। गॉर्ज को भी बहुत अधिक गहरी करेगी तो कैनियन कहलाएगा। तो ये गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ पे मीठानकोट के पास पंचनद, वही झेलम वगैरह जो है जाके मिल जाती है वो सिंधु नदी से। ये नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदी अपवाह तंत्र का वर्णन करें। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी बड़ी नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन 2 मात्र बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये है नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती देखें हम लोग, ये नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है। ये बाकी जितनी नदियां देखेंगे हम
तो बाकी जो नदियां हैं उसकी प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से प्रवाह, लेकिन ये नर्मदा नदी है जो कि पूर्व से, और ताप्ती नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियां जो है वो पूर्व से पश्चिम की प्रवाहित होती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। इसकी विशेषताओं को देखें हम, तो पहले नर्मदा नदी शुरू करते हैं। तो नर्मदा नदी की उद्गम स्थल, यह नदी अमरकंटक से निकलती है। मुहाना, इस नदी का मुहाना जो है अरब सागर है, वहाँ खंबात की खाड़ी के पास मिल जाती है दोनों। लंबाई 1312 किलोमीटर। सहायक नदियाँ, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हिरन, बरना, दूधी इत्यादि है। विशेषता तो सतपुड़ा, छूट गया है, विंध्याचल छुटा हुआ है, विंध्याचल आप लोग कर लें। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। बहुत ही सुंदर है, चूँकि वहाँ पे संगमरमर के चट्टाने पाए जाते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर दृश्य नज़र आता है। यह डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है। अगला देखें तापी नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। मुहाना, इस नदी का मुहाना अरब सागर है, वहीं पर खंबात खाड़ी के पास ही भी मिलती है। लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ के देखें तो पूर्णा, छिपरा, मोर इत्यादि सी सहायक नदियाँ हैं। विशेषता सतपुड़ा और महादेव श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है। अब गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखें हम तो ये जो है ये गोदावरी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सब है। इसकी विशेषताओं को पॉइंट बाय पॉइंट देखें हम लोग। उद्गम स्थल, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट से निकलती है। मुहाना, इस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजर इत्यादि है। विशेषता क्या है, तो ये एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। ये अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको अलग अलग पॉइंट में बांटा गया आधार के हिसाब से। तो पहला आधार है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का देखें तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उत्तर भारत की नदियाँ कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी से निकलती है। मौसम के हिसाब से देखें तो सदावाहिनी होती है उत्तर भारत की नदियाँ, यानी सालों भर प्रवाहित होती है ये, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी होती है अर्थात वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। जल प्राप्ति के स्रोतों के हिसाब से देखें तो इन नदियों को जल जो है हिम और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखें तो इन नदियों को जो है केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है। जलग्रहण क्षेत्र, तो उत्तर भारत की नदियाँ जो है बहुत बड़ी अपवादरोनी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अपेक्षाकृत छोटी अपवादरोनी है, तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है। नेक्स्ट अवस्था देखें तो यह नदी युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो प्रौढ़ावस्था में है। एग्जाम्पल देख लें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है प्रायद्वीपीय उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जबकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी सब जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से याद कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। तो मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होते हुए धरातल पर जिस रूप या आकृति का निर्माण करती है उसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नदियों द्वारा निर्मित प्रमुख अपवाह प्रतिरूप है वृक्षाकार, जालीनुमा, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय इत्यादि। इसका अध्ययन हम लोग जो है आगे और डिटेल से करेंगे। अब है जो बुक में क्वेश्चन है वो लिए हुए हम कि नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर स्पष्ट करें। तो विभिन्न आधारों बांटा गया है। पहले अर्थ देखें हम तो बहुत बड़े नदी अपवाह क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, और जल संभर देखें तो अपेक्षाकृत छोटे नदी जो है अपवाह क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जलग्रहण क्षेत्र देखें तो नदी द्रोणी का जलग्रहण क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, जबकि जल संभर का जलग्रहण क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है। संरक्षण देखें तो नदी द्रोणी को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है, क्योंकि नदी बड़ी होती है
तो इसमें प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बचाना चाहिए। जबकि जल संभर जो चूँकि छोटी होती है तो अतिक्रमण बहुत हो रहा है इसमें। आजकल जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जल स्रोतों को अतिक्रमण करते जा रहे हैं, जिस कारण से जल स्रोत अब सिकुड़ता जा रहा है। तो अतिक्रमण से बचाना जरूरी है इसे। प्रतिरूप जो भी पढ़े ऊपर हम लोग, तो उसमें से वृक्षाकार और जालीनुमा प्रतिरूप में अंतर का बात है। तो आधार लेते हैं पहले अर्थ के रूप में। तो नदियाँ द्वारा विकसित वैसा प्रतिरूप जो देखने में वृक्ष के समान, जो पेड़ होते हैं पेड़ के समान प्रतीत होता है, उसे वृक्षाकार या पादपाकार या धूमाकृत अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। जबकि जालीनुमा देखें तो किसी मुख्य नदी के साथ जब उसकी सहायक नदियां समकोण बनाते हुए एक मछली के जाल के समान आकृति विकसित करती है, तो उसको जालीनुमा जो है अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो उत्तर भारत की नदियों में विशेष रूप से देखी जाती है, और इसका एग्जाम्पल देखें तो पूर्वांचल हिमालय के नदियों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मैप में देखें हम लोग, इस मैप में अगर गौर से देखा जाए तो ये एक वृक्ष के समान, पेड़ के समान नज़र आ रहा है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये लगेगा जैसे कि कोई पेड़ है। इसमें अगर हम पत्ता लगा दें इधर तो लगेगा जैसे पेड़ ही है कोई, ठीक है। तो इसीलिए इसका, चूँकि पेड़ के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम वृक्षाकार प्रतिरूप है। जबकि यहाँ पर अगर देखें हम तो नदियाँ जो है यहाँ पे समकोण बनाते हुए मिल रही है। ये जो देखें हम, ये सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी सहायक नदियाँ यहाँ मिल रही है सब समकोण बनाते हुए मिल रही है। यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस कारण से ये एक जाल की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसका जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखें, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो अपकेंद्रीय अर्थ के रूप में देखें तो किसी पर्वतीय या उच्च भूमि से कई नदियां चारों ओर से निकलती है, तो इस तरह से विकसित प्रतिरूप को अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जिसको इंग्लिश में रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। जबकि अभिकेंद्रीय देखें तो किसी झील या जल स्रोत में कई नदियां चारों ओर से आकर मिलती है, तो इस तरह के विकसित प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल कहते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। फिगर में अगर देखें हम लोग, एग्जाम्पल पहले समझ लें कि रांची का पठार, अमरकंटक, ये यहाँ पे अपकेंद्रीय प्रतिरूप मिलते हैं। चूँकि रांची के पठार से देखें हम लोग तो रांची के पठार से जो है स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, ये सब निकलती है। अमरकंटक से देखें तो अमरकंटक से नर्मदा नदी, उधर सोन नदी, ये सब बहुत सारी नदियाँ निकलती है। और इसका यहाँ पर देखें सांबर झील राजस्थान, यानी कि बहुत सारी नदियाँ झील में आके समाप्त हो जाती है। फिगर में देखें हम लोग, फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ये पर्वत है। इस पर्वत से जो है चारों तरफ से नदियाँ निकल रही है। यहाँ से देखें एक नदी ऐसे निकल रही है, एक नदी ऐसे निकल रही है, इस तरह से निकल रही है। तो पर्वत से चारों ओर नदियाँ निकल रही है। तो इसमें देखें, और इसमें देखें हम लोग तो यहाँ पे ये जो झील है, इस झील में सभी नदियाँ आके मिल रही है। तो एरो में अंतर है, देख रहे हैं इसमें आके मिल रही है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट आते हैं डेल्टा और ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको अलग अलग आधारों को बांटते हैं। पहले विकास के आधार पर, तो नदियों के अंतिम निक्षेप से डेल्टा का निर्माण होता है। और ज्वार नद मुख देखें तो नदी में मलबा का भाव, उच्च ज्वार के कारण ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। आकार देखें तो डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं डेल्टा ज्वार नद मुख के बारे में चैप्टर 2 में। ज्वार नद मुख किसी भी आकार का नहीं होता है। जब कोई आकृति नहीं बनती है तो उसको ज्वार नद मुख कहते हैं, इसलिए आकार ही नहीं होता है इसका। उपयोगिता देखें तो डेल्टा जो है काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि ये नदी के द्वारा निर्मित होते हैं, तो उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ। और ज्वार नद मुख देखें तो मलबा नहीं रहने के कारण क्या होता है, नदियों में जल परिवहन में आसानी होती है। उदाहरण देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियाँ डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती नदी ये सब ज्वार नद मुख बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में नदियों को आपस में जुड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का जो सपना है वो सन 1858 में सर आर्थर थॉमस कॉटन ने देखा था।
और 1972 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने दक्षिण भारत के जल संकट की समस्या के निदान के लिए गंगा कावेरी नदी जोड़ने की अवधारणा पेश किए थे। वर्तमान समय में सिर्फ केन बेताव, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं, जल संपर्क काम शुरू हुआ है। ठीक है, नदी जोड़ना का मतलब हो गया कि जो भी नदियां हैं, कहीं बहुत अधिक पानी रहती है, कहीं कम पानी रहती है, उसी को जोड़ने का प्रयास को हम लोग कहते हैं कि नदी को जोड़ना। ठीक है, इसके लाभ का अध्ययन करें हम लोग तो नदी जो है को आपस में जोड़ने के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक लाभ निम्न हैं। क्या क्या लाभ हैं? तो पेयजल की समस्या का समाधान, सूखे एवं बाढ़ की समस्या में कमी आ जाएगी, जीवन स्तर में सुधार, जल विद्युत उत्पादन, नौ संचलन का विस्तार, यानी कि उसमें हम लोग नौ संचलन करेंगे, नौ परिवहन शुरू हो जाएगा, पर्यटन विकास, वनीकरण का विस्तार, यानी कि जब पानी पहुंच जाएगा तो पेड़ पौधे स्वयं लग जाएंगे, अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले राज्यों में स्थानांतरण, सिंचित कृषि क्षेत्र का विस्तार, नहरों का विस्तार, क्योंकि जब जल पहुंचेगा तो कई नहर का निर्माण हो सकेगा। लेकिन इसके लाभ के साथ साथ इसमें बहुत सारी हानियां हैं, तो थोड़ा सा हानियों को भी समझ लें हम लोग कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिनमें प्रमुख परिणाम क्या है? तो जल की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, भूमिगत जल के स्तर में गिरावट हो सकती है, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी में पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, समुद्री जीव जंतु पर खतरा पड़ेगा, साथ में जलीय जीव जंतु जो नदी में उसके भी खतरा पड़ेगा, पारिस्थितिक तंत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा, समुद्री जल के खारापन, तापमान और वाष्पीकरण में बदलाव आएगा, वर्षा में कमी आएगी। तो ये सब इसके नकारात्मक परिणाम हैं। तो नदी के जुड़ने का सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी बहुत अधिक है। इसीलिए एक भूगोल के विद्यार्थी के नाते हम लोग का दायित्व बनता है कि ये जो है पर्यावरण के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदी के 3 प्रमुख लक्षण बताएं। तो ऊपर हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत और भारत की नदी को विभाजन किए हैं, इसमें स्पष्ट जो हैं ये लक्षण, इसमें से कोई भी 3 लक्षण हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के कोई भी 3 लक्षण लिख देंगे वो हो जाएगा, या उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय की नदियाँ, इसके भी कोई भी 3 लक्षण लिख देंगे ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका उत्तर चूँकि ऊपर दिया जा चुका है, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की नदियों के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो वहीं पे लिखा हुआ है, और यह प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है, तो वो जो अंतर बताएं वो अंतर यहाँ पे लिख देना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिल्लीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं, इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं, इसमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का वर्णन करें। तो जब हम हिमालय गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है से सिल्लीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है की यात्रा करते हैं, तो हमें मार्ग में निम्न नदी क्रमानुसार मिलेगी। हम जो नदी बनाए हैं नाम लिस्ट वो क्रमानुसार बनाए हैं, यानी ये देखें हम, तो ये लोकेशन हरिद्वार का है जो कि उत्तराखंड में है, और ये है हमारा सिल्लीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में, इसके ऊपर फिर सिक्किम शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हरिद्वार से हमको आना है, ये हरिद्वार से आना है सिल्लीगुड़ी, ये हमारा रूट है। तो इस रूट में जो नदियाँ आएगी उस नदियों का हम अगर देखें तो पहले आएगी गंगा ही, जो कि हरिद्वार जो है गंगा के पास स्थित है, उसका तुरंत आएगी रामगंगा, फिर घाघरा को ही ऊपर में है शारदा, और इसके ऊपर अगर देखें उत्तराखंड में तो ये काली नदी बोला जाता है। तो काली, शारदा या घाघरा एक ही नदी हुआ, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, और लास्ट में महानंदा। ये जो नदी है सिल्लीगुड़ी जो है महानंदा के पास स्थित है। तो इस तरह से इतनी नदियाँ आएगी। अब किसी एक का वर्णन करना है तो गंगा नदी का वर्णन ऊपर हम लोग कर चुके हैं, तो गंगा नदी का पूरा वर्णन कर देना है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सभी को ध्यान रखना है कि एग्जाम में कुछ भी, बार बार हम बोलते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब डेल्टा तो सिर्फ डेल्टा के बारे में पूछा जा सकता है, ज्वार नदियों के बारे में पूछा जाता है, या फिर अंतर पूछा जा सकता है, किसी भी, यहाँ सिर्फ वृक्षाकार प्रतिरूप पूछा जा सकता है, सिर्फ अपकेंद्रीय प्रतिरूप या विकेंद्रीय प्रतिरूप भी पूछा जा सकता है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर सावधानीपूर्वक याद रखें, सभी को अच्छी तरीक़ा से कॉपी में नोट कर लें और बार बार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे लोग अच्छी तरीक़ा से लिख नहीं पाते हैं। हम लोग कॉपी जांचते हैं तो उसमें बहुत समस्या आती है, स्टूडेंट लोग को देखते हैं न राइटिंग ठीक रहता है न लिखावट ठीक रहता है,
इसीलिए आप लोग प्रयास करें सुंदर सुंदर राइटिंग से, स्पष्ट मैपिंग के साथ थोड़ा फिगर बनाने का प्रयास करें और लिखें एग्ज़ाम अच्छी तरीक़ा से। धन्यवाद।